टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एंडोपैथोलॉजी। एंडोपैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमसे क्यों दिया हुआ है कि एक पेशेंट गर्ल प्रेजेंट की है, उसको पैल्पिटेशन हो रही है, हार्ट रेट उसका ज़्यादा हुआ है और उसके सोडियम के लेवल नॉर्मल है और पोटाशियम के लेवल भी नॉर्मल है। जो सोडियम और पोटाशियम नॉर्मल होता है और साथ अगर पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा हो और पैल्पिटेशन हो रही हो तो ये साइन एंड सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म वाले हैं। अगर तो सोडियम और पोटाशियम डीरेंज्ड होते तो फिर हम एल्डोस्टेरोनिज्म की तरफ सोचते। सेकेंड एमसीक्यू दिया हुआ है, ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2A जो सिंड्रोम होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है जो 100% पेशेंट्स के अंदर में मिलता है, साथ फियोक्रोमोसाइटोमा होता है जो हमें 50% पेशेंट्स के अंदर मिलता है, और पैराथायराइड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A के अंदर। अब जो मेन 2A सिंड्रोम होता है इसमें अब सिनेरियो में दिया हुआ था कि पेशेंट को फैमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है और साथ उसके ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा हुआ है, उसको हाइपरटेंशन हुई है। तो हाइपरटेंशन होने का मतलब ये है कि उसको फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप हो गया है। उसके बाद आता है जो थर्ड एमसीक्यू दिया हुआ है, दैट इज विटामिन डी की फॉर्मेशन कम हो जाती है जब आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा। जो किडनीज होती हैं वो विटामिन डी के एक्टिवेशन करती हैं, एक्टिव विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन करती हैं। तो जब आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है कि पेशेंट को, तो विटामिन डी की फॉर्मेशन कम हो जाती है। एमसीक्यू 4 में दिया हुआ है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, T3 T4 कम हो जाता है। फिफ्थ एमसीक्यू में दिया हुआ एक पेशेंट ही, उसका वेट लॉस है, साथ उसकी राइट लोअर लोब के अंदर ओपेसिटी है, कैल्शियम के लेवल ज़्यादा है, फॉस्फेट कम है। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है से पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसका काम ही ये होता है कि वो आपके सीरम कैल्शियम लेवल्स को ज़्यादा करता है और सीरम फॉस्फेट लेवल्स को कम करता है। तो सीरम कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। एमसीक्यू में दिया हुआ है कि हेड इंजरी हुई थी तो उसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप होगी। जब भी सर पे कोई चोट लगेगी, सेंट्रल ट्रॉमा होगा, तो उसकी वजह से सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप हो सकती है। हेड ट्रॉमा इज वन ऑफ द कॉज ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। या अगर आप पे कोई ब्रेन के कोई ट्यूमर्स हों या आपको कोई डिजीज़ हो जाए ब्रेन की, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाए, हाइपोक्सिक एनकेफेलोपैथी हो जाए, उसकी वजह से भी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप हो सकती है। और जो दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस, वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है। अब जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो आपकी किडनीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से होगी, जैसे कि हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, या हेरिडिटरी भी हो सकती है जिसमें एडीएच के रिसेप्टर्स की म्यूटेशन होती है, और सर्टेन ड्रग्स जो आपकी किडनी को अफेक्ट करती हैं जैसे कि लिथियम और डेमेक्लोसाइक्लिन, ये भी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कराती हैं। और पॉलीडिप्सिया, जो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया होता है, ये आपको प्यास ज़्यादा लगती है जब आपका या तो हाइपोथैलेमस का थर्ड सेंटर डैमेज हो जाएगा या फिर साइकियाट्रिक इलनेसेस के अंदर भी प्यास ज़्यादा लगती है, पॉलीडिप्सिया हो जाता है। अब रेडियो आइसोटोप स्कैन हम थायराइड ग्लैंड का कराते हैं कोल्ड नोड्यूल को रूल आउट करने के लिए। रेडियो आइसोटोप स्कैन हम कराते हैं थायराइड ग्लैंड का ताकि हम कोल्ड नोड्यूल को देख सकें। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस जब डैमेज हो जाता है तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ना, उसकी वजह से एडीएच की सिक्रीशन नहीं होगी। जब एडीएच नहीं बनेगा तो एंटी डायूरेसिस नहीं होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और लार्ज अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होगा जो कि डाइल्यूटेड यूरिन होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर T3 T4 के लेवल्स कम हो जाते हैं और TSH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अब सिनेरियो में दिया हुआ है कि एक 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है जिसको पिछले 20 ईयर से रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलर था, तो उसमें क्या कॉज होगी? तो कैमलस्टीन विल्सन नोड्यूल्स, ये कैमलस्टीन विल्सन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर। अगर डायबिटीज़ हो, साथ कोई किडनी फेलर हो या किडनी डिजीज़ हो, तो कैमलस्टीन विल्सन सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट सिनेरियो दिया हुआ है एमसीक्यू नंबर 10, अ पेशेंट विद डिक्रीज सीरम कैल्शियम एंड इंक्रीज सीरम फॉस्फेट, डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम सीन इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नॉर्मली जो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो कैल्शियम की रिजॉर्प्शन कराता है बोन से कैल्शियम को निकाल के आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है। और इसी तरह से जो किडनी की जो डीसीटी होती हैं, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहाँ से भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा और बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में ज़्यादा कर देगा, और इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है। तो अल्टीमेटली जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है ब्लड के अंदर और फॉस्फेट के लेवल को कम कर देता है, और यूरिन के अंदर भी कैल्शियम को कम करता है। क्योंकि आपकी डीसीटी से ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करा रहा है तो इसलिए यूरिन के अंदर कैल्शियम के लेवल्स कम हो जाते हैं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है किडनी से।
अब जब पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो हमारे सीरम के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, सीरम के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, सीरम के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा जब पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा और यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। तो सिनेरियो में भी यही दिया हुआ था कि सीरम के अंदर कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज़्यादा हुआ है और यूरिनरी कैल्शियम कम हो गया है, तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का सिनेरियो दिया हुआ। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड के बेस्ट टेस्ट जिससे हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को चेक कर सकते हैं, चाहे कि हाइपरथायराइड हो चाहे हाइपोथायराइड हो, तो आपने TSH कराना होता है। नेक्स्ट MCQ 12 दिया हुआ है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जब आपके हाइपरथायरॉयड के लेवल कम होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे सिनेरियो में ना TSH भी दिया हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी दिया हुआ है, लेकिन आपने कोलेस्ट्रॉल को इसलिए करेक्ट करना है क्योंकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म, वट एवर टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म हो, सब में कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होंगे, लेकिन TSH जो होता है वो सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ज़्यादा नहीं होते, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कोलेस्ट्रॉल है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमने पढ़ा था कि T3 T4 ज़्यादा हो जाते हैं, तो जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो T3 के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है MCQ नंबर 14। एक पेशेंट है, उसको एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, हेडेक है, डायफोरेसिस है और पैल्पिटेशन है। अगर किसी पेशेंट को तीन चीज़ें, उसके सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और उसको हार्ट पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो, तो आप फियोक्रोमोसाइटोमा में 40% पेशेंट्स के अंदर हमें ये तीन सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये सिनेरियो फियोक्रोमोसाइटोमा का दिया हुआ है। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डायफोरेसिस होती है, साथ इसमें हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाती है जो कि एपिसोडिक होती है, कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और साथ पैल्पिटेशन भी होती है। नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि अगर हम स्टीरॉइड्स देंगे डायबिटिक पेशेंट्स को तो उनका जो डायबिटीज़ कंट्रोल होता है वो डिरेंज हो जाता है। स्टीरॉइड्स हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज के लेवल्स को ज़्यादा कर देते हैं ब्लड के अंदर, तो ग्लूकोटिकॉइड्स ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं, तो जब भी आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स दोगे तो उनका जो डायबिटिक कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर 5th मंथ प्रेग्नेंट फीमेल थी और उसको हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस डेवलप होगी तो उसके लिए हम मेथिमाजोल देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मेथिमाजोल देते हैं। अब 17 MCQ में दिया हुआ है 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, वेट भी ज़्यादा हो रहा है, कशिंग सिंड्रोम का सिनेरियो था, तो जो एब्डोमिनल स्ट्राया होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कशिंग सिंड्रोम के लिए। और डिफरेंस क्या होता है ड्वार्फिज्म और क्रेटिनिज्म का? ड्वार्फिज्म क्रेटिनिज्म में होता है, क्रेटिनिज्म में मेंटल रिटार्डेशन होती है लेकिन ड्वार्फिज्म में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती है। अब एक पेशेंट है, उसको प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो TSH के लेवल कम हो जाते हैं जब प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयड के अंदर TSH के लेवल कम हो जाते हैं, T3 T4 ज़्यादा हो जाता है। अब एक पेशेंट थी, उसके एब्डोमिनल स्ट्राया हैं, वेट गेन हो रहा है, एक्नी हो रही है, एक्सेसिव फेशियल हेयर है, ACTH उसका ज़्यादा है। जो ACTH ज़्यादा होता है वो किन कंडीशंस में होता है? प्राइमरी इंक्रीज है ACTH की प्रोडक्शन के अंदर। कॉज क्या होगी? प्राइमरी इंक्रीज ACTH प्रोडक्शन। कि अगर ACTH ज़्यादा है, बता दिया उन्होंने कि ACTH ज़्यादा है, तो कॉज क्या होगी? प्राइमरी इंक्रीज है ACTH की प्रोडक्शन के अंदर। जब ACTH ज़्यादा होता है तो आपके स्टेरॉइड ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोरिकॉइड ज़्यादा बनेंगे, आपको एब्डोमिनल स्ट्राया हो जाएंगे, पेशेंट के वेट गेन होता है, एक्नी होती है और एक्सेसिव फेशियल हेयर्स हो जाते हैं। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स जो होती है वो फैंकनी सिंड्रोम के अंदर होती है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स फैंकनी सिंड्रोम के अंदर होती है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के लिए हम एंटी थायरोग्लोबिन एंटी थायरॉइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ कराते हैं। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है और हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के अंदर ये कॉटिनियन थायरॉइडाइटिस होता है, इसमें थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ और एंटी थायरॉइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ हम एज अ टेस्ट करवाते हैं। और एक मैन था, उसका मून फेस है, बफेलो हम्प है, बफेलो हम्प है, मून फेस है, साथ स्किन पिगमेंटेशन। जो स्किन पिगमेंटेशन होती है वो हमेशा से ACTH के ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है। अगर ACTH ज़्यादा होगा तो स्किन पिगमेंटेशन होती है। MCQ 24 के अंदर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस थी, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा पेशेंट जिसको ऑस्टियोपोरोसिस और उसमें ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई हो, तो दैट इज़ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है। पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बोन की रिजॉर्प्शन होती है, कैल्शियम बोन से बाहर निकल के आपके ब्लड के अंदर आ जाता है और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा कर देता है। और साथ हमने पढ़ा था कि बोन पेन्स होते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर, आपको एब्डोमिनल ग्रोन्स होते हैं, रीनल स्टोन्स होते हैं, साइकिक बोन्स होते हैं। तो पेनफुल बोन्स हो जाती हैं तो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस भी होगी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर। जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है वो या तो एडिनोमा की वजह से होता है या फिर कार्सिनोमा की वजह से होता है।
और मेनमन सिंड्रोम के अंदर भी प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है और इसमें ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है पैराथायरॉयड ग्लैंड से ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। 25 MCQ दिया हुआ है कि एक 18 ईयर ओल्ड मेल था, हॉस्पिटल के अंदर आया है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ शैलो ब्रेथ है, फ्रूटी स्मेल है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट्स की जो ब्रेथ स्मेल होती है वो फ्रूटी हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग होती है और ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है। यंग के अंदर बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है और यूरिनरी कीटोन्स भी पॉजिटिव हैं। अगर पेशेंट की यूरिनरी कीटोन्स पॉजिटिव हों, साथ उसको एसिडोसिस हो रही है, 7.2 उसकी पीएच हुई हुई है और फ्रूटी स्मेल है, शैलो ब्रेथ्स हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगी। 26 सिनेरियो में दिया हुआ है कि 45 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको बोन पेन है, पैरास्थीसिया है लोअर लिम्ब के अंदर। हमने पढ़ा कि जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है वो बोन पेन भी कराते हैं। कैल्शियम के लेवल कम थे, नॉर्मल कैल्शियम आपका 2.1 से 2.6 तक होता है, नहीं कैल्शियम के लेवल ठीक है, कैल्शियम के लेवल उसके नॉर्मल है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लेवल भी उसके ठीक हैं, 0.8 से 1.9 तक है। सीरम पीटीएच जो है ना उसका बॉर्डर लाइन रेज्ड हुआ है और जो कि लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब जो कैल्शियम और पैराथायरॉयड हार्मोन है दोनों ही आपकी अपर नॉर्मल लिमिट के अंदर है और फॉस्फेट जो है वो लोअर नॉर्मल लिमिट के अंदर है, तो ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल रेंज के हो लेकिन रेंज के अंदर भी अगर फॉस्फेट लोअर रेंज के अंदर हो और कैल्शियम और पैराथायरॉयड आपकी अपर रेंज के अंदर हो तो उसको हम प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर लेंगे, तो पेशेंट को प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया है। उसके बाद 27 MCQ में दिया हुआ है कि ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी के अंदर क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी के अंदर। ग्रेव्स डिजीज आपकी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से होती है और इसमें हमें पढ़ा था कि ग्रेव्स डिजीज में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसमें ग्लैंड्स का आपके जो बेसिकली हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका हाइपरप्लेसिया हो जाता है। इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स और थायराइड TSI और TGI इसमें पॉजिटिव होती हैं और इसमें जो ऑफ्थैल्मोपैथी होती है उसकी वजह से विजन प्रॉब्लम्स भी आते हैं क्योंकि ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है। ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है ग्रेव्स की ऑप्थेल्मोपैथी के अंदर। ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी के अंदर। ग्रेव्स डिजीज इज ए एग्जाम्पल ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। साथ पेशेंट को प्रीटिबियल मिक्सडीमा भी हो जाता है जिसको हम इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी कहते हैं। ऑफ्थेल्मोस डेवलप हो जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी पेशेंट को ऑफ्थेल्मोपैथी डेवलप हो जाती है और ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होने की वजह से भी जो है वो ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी के अंदर ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को हम डायग्नोज करते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया से। अगर तो माइक्रो एल्बुमिनूरिया हो, आपके यूरिन के अंदर एल्बुमिन के लेवल्स आ रहे हो तो इससे डायग्नोज हम करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी को। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर हमें माइक्रो एल्बुमिनूरिया मिलता है। डायबिटिक पेशेंट्स की जो लिम्स की कॉम्प्लिकेशन होती है ना उसमें ड्राई गैंग्रीन हो जाता है। लिम्ब के अंदर ड्राई गैंग्रीन होगा। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो भी ड्राई गैंग्रीन है। लिम्ब के अंदर भी ड्राई गैंग्रीन होता है, लेकिन अगर डायबिटिक फुट होगा, डायबिटिक फुट के अंदर वेट गैंग्रीन होता है। डायबिटिक फुट के अंदर वेट गैंग्रीन होता है, लिम्ब के अंदर ड्राई गैंग्रीन होता है और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी ड्राई गैंग्रीन होती है। अब अगला सिनेरियो दिया हुआ है कि एक 40 ओल्ड फीमेल थी, उसको कोई रिस्पायरेटरी या कार्डिक प्रॉब्लम्स नहीं है, नेक के बिल्कुल फ्रंट पे स्वेलिंग डेवलप हो गई है और उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा है जब वो सीधा लेटती है। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसके पे नेक स्वेलिंग हो और सीधा लेटने पे उसको सांस लेने में मसला हो तो ये रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर का सिनेरियो है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसमें यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है क्योंकि हमने पढ़ा डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है उसमें यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है, सीरम की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हो जाती है, सीरम के अंदर सोडियम के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर। तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर क्योंकि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी। अब एक पेशेंट है उसको डायबिटिक फुट था, साथ अल्सरेशन है और सेंसेशन भी लॉस होगी। अल्सर तब बनता है जब आपकी वैस्कुलोपैथी होती है और सेंसेशन तब लॉस होती है जब न्यूरोपैथी होती है। तो वैस्कुलोपैथी फॉलोड बाय न्यूरोपैथी थी। पहले वेसल्स डैमेज हुई, अल्सर बना, अल्सर के बाद वहाँ की सेंसेशन चली गई, बाद में न्यूरोपैथी हो गई। तो सिनेरियो में ये दिया था 32 MCQ के वैस्कुलोपैथी फॉलोड बाय न्यूरोपैथी। उसके बाद 33 MCQ दिया हुआ है जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं पार्स नर्वोजा के, पिचियोसाइट्स होते हैं। पिचियोसाइट्स सपोर्टिंग सेल्स होते हैं पार्स नर्वोजा के। 34 MCQ दिया हुआ है वमेन है उसको हिर्सोटिज्म है।
हाइपरग्लाइसीमिया है, ओबेसिटी है, मसल वेस्टिंग हुई हुई है, ACTH के लेवल या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लेवल जो है वो ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है। जो ACTH होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, उसके लेवल ज़्यादा हो गए हैं। तो कशिंग डिजीज़ के अंदर ACTH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, कशिंग डिजीज़ के अंदर ACTH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। और 35 MCQ में दिया हुआ है पेशेंट की फ्रंटल बॉसिंग है, बो लेग्स हैं, लॉक नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। रिकेट्स का सिनेरियो है कि जो बो लेग्स हो जाती हैं, फ्रंटल बॉसिंग होती है और लॉक नी हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर। जब एंटीरियर पिट्यूटरी का डिफेक्ट होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, क्योंकि FSH LH आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, और तो मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है जब एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाते हैं। अब दोबारा से सिनेरियो दिया हुआ है D के A का कि 6 ईयर ओल्ड गर्ल थी, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर थी, उसकी ब्रेथ जो है वो फ्रूटी है और उसको डायरिया भी हुआ, और ग्लूकोज के लेवल जो है वो उसके 456 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। फॉर यंग पेशेंट्स के अंदर होती है, फ्रूटी स्मेल हो जाती है कीटोन बॉडीज़ की वजह से, डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और डायरिया भी हो जाता है पेशेंट को, और ग्लूकोज के लेवल उसके 456 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। 38 में दिया हुआ है कि एक पेशेंट थी, उसके ब्रेस्ट के अंदर उसको एक लंप मिला है, फैमिली हिस्ट्री थी कि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है। मेन रिस्क फैक्टर क्या होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट का? अगर BRCA1 की म्यूटेशन हो, बाकी भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, अगर BRCA1 की म्यूटेशन BRCA1 म्यूटेशन होंगी तो ये मेन रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। 39 MCQ दिया हुआ है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाता है या हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है तो बॉडी के अंदर केक्शिया डेवलप नहीं होता है। 40 MCQ दिया हुआ है, 15 ईयर ओल्ड बॉय था, उसको मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। तो फैमिलियल क्यों होगा? हमने नॉर्मली पढ़ा कि जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है वो ओल्ड एज के अंदर होता है, लेकिन अगर एक यंग बच्चे को मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये फैमिलियल केस होगा, इनकी फैमिली हिस्ट्री होगी। यंग के अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा नहीं होता है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ओल्ड एज के अंदर होता है। और अगर यंग को मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड डेवलप हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उसकी। उसके बाद दिया भाई डायबिटिक पर्सन था, सेंसरी एब्नॉर्मलिटीज़ हैं फुट की, डेवलप अल्सर फुट ड्यू टू एंजियोपैथी नेफ्रोपैथी। अल्सर होता है एंजियोपैथी या वैस्कुलोपैथी की वजह से, और जो सेंसरी एब्नॉर्मलिटीज़ है वो न्यूरोपैथी की वजह से हैं। उसके बाद 42 MCQ दिया हुआ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस थी, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यूरिनरी फ्रिक्वेंसी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यूरिन की फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा हो जाती है, आपको बार बार यूरिनेशन इसलिए होती है, पोलीयूरिया इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सॉल्यूट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बार बार यूरिन आता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। अब 43 MCQ में दिया हुआ है कि हाइपोथायरॉइड है प्रेगनेंसी के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो एस्पिरेट के ऊपर आपको लिम्फोसाइट्स नजर आ रही, तो सीरोलॉजी में क्या होगा? हाशिमोटो थायरॉइडिस। हमने पढ़ा था कि हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस एक ऑटोइम्यून थायरॉइडाइटिस है। जाहिर सी बात है जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर होगे, प्रेगनेंसी के अंदर होगे, तो आपकी इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाते हो, तो उसमें जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है कि आपका जो है वो हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस हो जाए, तो लिम्फोसाइट्स के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस की कि लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो जाते हैं हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के अंदर। 44 MCQ दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है फीटल हाइपोथायरॉइडिज्म की। बच्चों के अंदर बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, फीटस के अंदर क्यों हाइपोथायरॉइडिज्म होता है? क्योंकि उनके जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी डिसजेनेसिस हो जाती है। थायराइड ग्लैंड की डिसजेनेसिस की वजह से न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म डेवलप हो जाते हैं। अब वमिट थी, हेडेक के साथ प्रेजेंट किया, पैल्पिटेशन है, हाइपरटेंशन है, हाइपरग्लाइसीमिया है, डायबिटीज मेलाइटिस को आपने रूल आउट किया। व्हाट कैन बी द कॉज? कैटेकोलामिन्स, ठीक है। एग्जामिनेशन पे आपने जो है डायबिटीज मेलाइटिस को रूल आउट कर दिया कि डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है। अब पेशेंट को सर में दर्द हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, तो कैटेकोलामिन्स की वजह से भी सर में हाइपरटेंशन होती है, पैल्पिटेशन होती है, हाइपरटेंशन होती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और साथ जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, पैल्पिटेशन होगी और हेडेक होगा। बेसिकली ये फियोक्रोमोसाइटोमा का सिनेरियो दिया हुआ है, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हेडेक होता है, पैल्पिटेशन होती है, और साथ आपको जो है वो हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाएगा, और आपने डायबिटीज मेलाइटिस को रूल आउट कर लिया। और कॉज क्या होगी? कॉज होती है इसके अंदर कैटेकोलामीन्स, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर जो है वो कैटेकोलामीन्स ही हमारी ज़्यादा बन रही होती हैं, तो इस वजह से जो है वो उस पेशेंट को हेडेक हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, हाइपरटेंशन भी है और साथ हाइपरग्लाइसीमिया भी है।
उसके बाद दिया हुआ है अगला सिनेरियो कि एक पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हुआ हुआ है और हाइपोकैलेमिया। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसमें हाइपरटेंशन हो रही हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो और साथ पोटाशियम के लेवल्स ब्लड के अंदर कम हो रहे हो, तो आपने लाजमी प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में सोचना है या कौन सिंड्रोम के बारे में सोचना है। अब इस सिनेरियो में भी यही दिया हुआ है कि पेशेंट के जो एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हैं, पोटाशियम कम हुआ हुआ है, हाइपरटेंशन है, तो ये कौन सिंड्रोम होगा। उसके बाद 47 में दिया हुआ है कि एक मेल था, उसको हाइपर कैल्सीमिया हुआ है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है और गैस्ट्रिक अल्सर्स है। ठीक है, जो मैन वन सिंड्रोम के अंदर, अब मैन वन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मैन वन सिंड्रोम होता है ना, इसमें आपके पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है और साथ पेंक्रियाज का एंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है जिसमें गैस्ट्रिनोमा हो सकता है या फिर जो है वो इंसुलिनोमा हो सकता है। गैस्ट्रिनोमा हो सकता है, इंसुलिनोमा हो सकता है और सोमैटोस्टैटिनोमा हो सकता है, मतलब पेंक्रियाज का कोई भी एंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है। पेंक्रियाज का ट्यूमर होगा, पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर होगा और पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिनोमा होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं मैन वन के अंदर। अब सिनेरियो में भी यही दिया हुआ था कि उसको हाइपर कैल्सीमिया है क्योंकि उसको पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर है, साथ गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं। तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो और साथ अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स हो, मतलब है कि उसको पेंक्रियाज का कोई एंडोक्राइन ट्यूमर था, गैस्ट्रिनोमा था, जिसकी वजह से उसके गैस्ट्रिक अल्सर्स डेवलप हो गए, तो ये मैन वन का सिनेरियो है। मैन वन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमास होते हैं, पेंक्रियाज का एंडोक्राइन ट्यूमर होता है और पैराथायराइड का हाइपरप्लेजिया होता है। और जो मैन 2A था उसके अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड का था, साथ फियोक्रोमोसाइटोमा था और पैराथायराइड का हाइपरप्लेजिया था। अब पैराथायराइड जो है वो मैन 2 के अंदर भी है, मैन 1 के अंदर भी है, लेकिन मैन 1 के अंदर पिट्यूटरी और पेंक्रियाज है और मैन 2 के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा है और साथ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है। 48 सिनेरियो में दिया हुआ है कि हाइपर कैल्सीमिया जो हमें मैलिग्नेंसी के अंदर मिलता है, ये बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड होता है जो कि कार्सिनॉइड सिंड्रोम कराता है, जिसमें हमें जो है वो हाइपर कैल्सीमिया हमें मिलता है मैलिग्नेंसी के अंदर। जो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, सॉरी कार्सिनॉइड सिंड्रोम नहीं, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो कैंसर्स के साथ सिंड्रोम्स होते हैं, उसमें ये होता है कि मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स के अंदर पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स की वजह से पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो होता है वो मैलिग्नेंसी के अंदर हाइपरकैल्सीमिया कराता है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। अच्छा, उसके बाद आता है एक डायबिटिक पेशेंट था, तो इमरजेंसी के अंदर आया है और आपने उसको इंसुलिन दे दी है, तो इंसुलिन क्या करती है, पीएच को ज़्यादा कर देती है। अगर एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को जो इमरजेंसी के अंदर आया हो, आप इंसुलिन दोगे तो इंसुलिन देने से पीएच जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो एम्ब्रियोनल नर्व सेल से अराइज करता है। फियोक्रोमोसाइटोमा एम्ब्रियोनल नर्व सेल से अराइज करता है। फियोक्रोमोसाइटोमा एम्ब्रियोनल नर्व सेल से अराइज करता है, अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनल नर्व सेल्स। फियोक्रोमोसाइटोमा एम्ब्रियोनल नर्व सेल से अराइज करता है, एम्ब्रियो के जो नर्व सेल्स होते हैं वहाँ से फियोक्रोमोसाइटोमा अराइज करता है। उसके बाद ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो होता है, इस पर पल्सेटाइल रिलीज होता है जीएनआरएच का फ्रॉम पिट्यूटरी से। एकदम से सारा रिलीज नहीं होता गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पल्सेटाइल रिलीज होती है। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का पल्सेटाइल रिलीज होता है। अब एक पेशेंट है, उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है थायरॉयडेक्टमी के बाद और थायराइड कैंसर की वजह से उसने थायरॉयडेक्टमी कराई थी, तो उसका क्या हुआ कि टेटनी डेवलप हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि थायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करता है, कैल्सिटोनिन आपके कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है। तो जब आपने क्या किया कि आपने जब थायराइड ग्लैंड की सर्जरी कर दी तो पेशेंट को टेटनी डेवलप हो गई क्योंकि टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हो जाती है थायरॉयडेक्टमी के बाद। ठीक है, तो टेटनी डेवलप होगी। टेटनी डेवलप क्यों होती है, कैल्शियम के लेवल्स कम होकर पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होगी। ओट सेल कार्सिनोमा ये भी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ही होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है लंग का, वो उसको ही हम ओट सेल कार्सिनोमा कहते हैं और इसमें ACTH की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ACTH ज़्यादा हो जाता है ओट सेल कार्सिनोमा के अंदर। ओट सेल कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ठीक है, ओट सेल कार्सिनोमा के अंदर ACTH ज़्यादा हो रहा था और हाइपरकैल्सीमिया जो होता है वो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड की वजह से हो रहा था मैलिग्नेंसी में। उसके बाद दिया हुआ सिनेरियो कि एक मैन है, उसके लार्ज हैंड है, फीट है, लार्ज प्रोट्रूडिंग लोअर जॉ है, बिग नोज है और वो पार्शियल लॉस हो गया उसकी फील्ड ऑफ विजन का और बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाता है, जब मैंने पढ़ा था पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं, और लार्ज टंग, लार्ज फीट, प्रोट्रूडिंग जॉ और बिग नोज, ये सब चीज़ें, और हाइट भी उसकी ज़्यादा है, उसका कॉर्टिसोल, ACTH और बाकी हार्मोन्स उसके नॉर्मल हैं, तो ये उसको एक्रोमेगैली होगी। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स लोएस्ट होते हैं प्री स्कूल वाले बच्चों में। नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है, MCQ नंबर 56, जिसमें एक 27 ओल्ड गर्ल थी, उसको वेट गेन हो रहा है, एमेनोरिया हो रहा है, फटीक है और उसकी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई थी कुछ 2 साल पहले।
और नाउ उसको तब जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ भी आपने किया था और अब वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पा रही है, और तब वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पा पाई थी। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के बाद उसने ब्रेस्ट फीड भी नहीं कराया, उसकी स्किन जो है वो ड्राई है, हाइपोटेंशन उसको हो रही है। अब जो आई है वो वेट गेन के साथ आई है, उसकी मेंस्ट्रुएशन बंद हो गई है, हालांकि 27 ईयर ओल्ड है, उसको फटीग भी हो रही है। तो सिनेरियो जो है वो शीहान सिंड्रोम का है। शीहान सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को या तो पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ जिसकी वजह से उसका पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाता है और पेशेंट की मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड का डैमेज होता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन करता है। एडिनो हाइपोफिसिस का जब डैमेज होगा तो जोना फेसिकुलाटा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। एडिनो हाइपोफिसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी के डैमेज की वजह से जोना फेसिकुलाटा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। जो जोना फेसिकुलाटा होता है वो ग्लूकोटिकॉइड्स में कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ACTH नहीं बनेगा तो आपका स्टीरॉइड्स नहीं बनेंगे, कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। तो एडिनो हाइपोफिसिस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जोना फेसिकुलाटा को, और जोना फेसिकुलाटा ग्लूकोटिकॉइड्स में कॉर्टिसोल इज द मेन हार्मोन। 59 में दिया हुआ एक पेशेंट है, उसका हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, हीट के लिए इंटॉलरेंट है, वेट लॉस उसका हो रहा है बहुत तेज़ी से, गर्मी ज़्यादा लगती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर उसका बहुत तेज़ी से वेट लॉस हुआ है और हार्ट रेट भी ज़्यादा है। और डिलेड इन्वेस्टिगेशन आपने जब कराई तो आपको डायग्नोज किया आपने हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आफ्टर delayed investigation patient was diagnosed to have hyperthyroidism. Which of the following will determine the diagnosis? तो TSH के लेवल जब लो होते हैं ना वो डिटरमाइन करते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म था। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मेन टेस्ट होता है वो TSH होता है। T3 T4 आर नॉट द मेन टेस्ट, ऑल्दो T3 T4 दोनों ज़्यादा होंगे, लेकिन जो मेन टेस्ट होता है वो लो TSH होता है जो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बताता है। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड से प्रोड्यूस होता है। क्रॉनिक रीनल फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो क्रॉनिक रीनल फेलर वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें विटामिन डी कम हो जाता है, विटामिन डी कम होगा और पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है जब क्रॉनिक रीनल फेलर वाले पेशेंट्स होंगे। उसके बाद 62 MCQ दिया हुआ है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपोकैलेमिया है, रेनिन कम है। तो ये कौन सिंड्रोम है? कौन सिंड्रोम हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म होता है वो कौन सिंड्रोम होता है, इसमें रेनिन कम होता है और पेशेंट के जो है वो पोटाशियम लेवल्स कम होंगे, सोडियम लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है और साथ इसमें हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, पोटाशियम लेवल्स जो है वो पोटाशियम लेवल्स इसमें कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, रेनिन कम होगा। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होती है उसमें एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, रेनिन के लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेनिन ज़्यादा होती है सेकेंडरी के अंदर, अगर रेनिन कम होगी तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा, दैट इज़ कॉन सिंड्रोम। और जो एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है वो एडिसन्स डिजीज़ होती है और जब उसमें एड्रीनल ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस करेगा एल्डोस्टेरोन को तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है। उसके बाद कशिंग डिजीज़ की यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। बेसिकली कशिंग सिंड्रोम का बताया गया है कि जो कशिंग डिजीज़ होती है वो ACTH ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है और जो कशिंग सिंड्रोम होता है उसमें आपके एड्रीनल ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, ACTH ज़्यादा नहीं होता है, उसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है कशिंग सिंड्रोम के अंदर। कशिंग डिजीज़ या कशिंग सिंड्रोम के अंदर पोटाशियम के लेवल्स आप पे कम हो जाते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मसल्स वेस्टिंग होती है, मूड फेस हो जाता है, बफेलो हम्प हो जाती है, खुद ब खुद ब्रूजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एब्डोमिनल स्ट्राया, स्किन स्ट्राया हमें मिलते हैं, एब्डोमिनल स्ट्राया इसके बहुत स्पेसिफिक होती है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी भी हो जाती है। 63 MCQ में दिया हुआ है कि एक वुमन थी, वो बेड से गिर गई, उसका जो है 70 ईयर ओल्ड थी और फीमर फ्रैक्चर हो गई है। अब 70 ईयर ओल्ड वुमन के हमने पहले पता है कि साइंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको मिल रहे थे, तो प्रोबेबल कॉज क्या होती है? एंडोक्राइन एक्टिविटी कम हो जाती है। ओल्ड एज वुमेन्स के अंदर एंडोक्राइन एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बेसिकली एंडोक्राइन एक्टिविटी आपके हार्मोन से रिलेटेड होती है, तो जो ओल्ड एज वुमेन होती है उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंडोक्राइन एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। 64 MCQ में दिया पे पेशेंट को एमेनोरिया है, इक्लेक्टोरिया है, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल 6500 है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल 5000 से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं मैक्रोएडिनोमा। तो इसके 6500 है प्रोलैक्टिन के लेवल, तो ये मैक्रोएडिनोमा होगा। और अगर प्रोलैक्टिन के लेवल 1000 से 5000 के दरमियान में होते हैं तो माइक्रोएडिनोमा होता है, और अगर 1000 से कम होते हैं तो ड्रग या स्ट्रेस की वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एड्रीनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स काम नहीं कर पा रहा है और उसका सोडियम ज़्यादा हो गया है, तो इसमें क्या होगा कि वो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो टिब्यूल से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है।
क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो होता है ना वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो जब एड्रीनोकॉर्टिकल का प्रॉब्लम होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा तो सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगा किडनी से, किडनी ट्यूब्यूल से सोडियम ना रीएब्जॉर्ब हो जाने की वजह से पेशेंट को यूरिन के अंदर जो है सोडियम के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपर जो है वो नेट्रीयूरिसिस हो जाएगी। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी के अंदर बेसिकली सोडियम जो ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो यूरिन के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाएगा, यूरिन के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाता है जब एड्रीनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी होती है, तो क्योंकि ट्यूब्यूल से सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सिनेरियो दिया हुआ है, अ लेडी प्रेजेंटेड विद एग्लेक्टोरिया, एमेनोरिया, हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड? पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट होगा। जो प्रोलैक्टिन होता है ना वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के टीआरएच के इन्फ्लुएंस में। टीआरएच जो होता है वो हाइपोथैलेमस से आता है, हाइपोथैलेमस से टीआरएच आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। तो अब पेशेंट को अगर ग्लेक्टोरिया हो रहा है और एमेनोरिया हो गया है कि उसके ब्रेस्ट से जो है मिल्क की सिक्रीशन हो रही है और मेंस्ट्रुएशन उसकी बंद हो गई है, प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हैं। प्रोलैक्टिन के लेवल जब भी ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिनोमा जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही ट्यूमर होता है जो कि प्रोलैक्टिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से एग्लेक्टोरिया हो जाता है, एमेनोरिया होता है और लिबिडो का लॉस हो जाता है। ग्लेक्टोरिया होगा, एमेनोरिया हो जाएगा और साथ लिबिडो का लॉस हो जाता है। अब एक लेडी थी 67 MCQ के अंदर, हिस्ट्री है माइल्ड सॉर थ्रॉट की, इन्फेक्शंस की वजह से उसकी डेथ हो गई। एटॉक्सी के ऊपर हमें बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड एनलार्जमेंट मिल रही है, साथ कॉर्टिकल हेमरेजेस मिल रहे हैं। वॉर्टन फ्लेकेंडी सिंड्रोम होता है जो कि मेनिंजोकोकल नेज़रिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, मेनिंजोकोकस की वजह से होता है, जिसमें दोनों जो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनके कॉर्टिकल हेमरेजेस हो जाते हैं सॉर थ्रॉट के बाद, तो नेज़रिया मेनिंजाइटिस इसमें इन्वॉल्व होगा। कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी के अंदर। जो इंसुलिन होती है वो एंटी कीटोटिक होती है, जब इंसुलिन होगी तो कीटोन बॉडीज़ नहीं होगी। ग्लूकागॉन कीटोन जेनेसिस कराता है लेकिन इंसुलिन कीटोजेनेसिस को प्रिवेंट करती है। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। 69 MCQ में दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसके न्यूट्रोफिल काउंट जब डिक्रीज कर गया है और लिम्फोसाइट ज़्यादा हो गया है, इओसिनोफिल ज़्यादा हो गए, एसीटीएच ज़्यादा हो गया, तो एडिसन्स डिजीज़ होगी। अब जो एडिसन्स डिजीज़ होती है ना, इसमें न्यूट्रोफिल्स आपकी कम हो जाते हैं और लिम्फोसाइट्स इओसिनोफिल ज़्यादा हो जाते हैं। और जो कशिंग सिंड्रोम होता है या जो कॉर्टिसोल जब ज़्यादा होगा तो न्यूट्रोफिल्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स कम हो जाते हैं। ये डिफरेंस है एडिसन डिजीज़ और कशिंग सिंड्रोम का, कि कशिंग सिंड्रोम के अंदर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं और जो एडिसन्स डिजीज़ होती है उसमें लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स अगर कम हो रही हैं तो वो एडिसन्स डिजीज़ है, अगर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कशिंग सिंड्रोम है। लिम्फोसाइट्स इओसिनोफिल्स अगर ज़्यादा होंगे तो एडिसन्स डिजीज़ है, लिम्फोसाइट्स इओसिनोफिल्स कम होंगे तो वो कशिंग सिंड्रोम है। स्लो ग्रोइंग थायराइड ट्यूमर पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है। जो पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है वो स्लो ग्रोइंग होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और रेडिएशंस की वजह से होता है। इसमें हमें ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस मिलता है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, साथ इसमें हमें सेमोमा बॉडीज मिलती हैं। जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है वो सी सेल से प्रोड्यूस होता है, कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन कराता है, कॉन्गो रेनिक स्टेनिंग करते हैं। MEN2A MEN2B के अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एसोसिएटेड होता है। जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा आता है थायराइड का, इसकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ओल्ड एज के अंदर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है और ये लोकल स्ट्रक्चर्स को भी इन्वेड कर जाता है, जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड होता है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा। जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है इसके अंदर यूनिफॉर्म फॉलिकल्स होते हैं जिसका स्प्रेड ब्लड के थ्रू होता है। जो पैपिलरी कार्सिनोमा होता है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है और जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है। और फॉलिकुलर कार्सिनोमा रेडिनोमा का यही डिफरेंस होता है कि एक तो ये स्प्रेड करता है ब्लड के थ्रू फॉलिकुलर कार्सिनोमा, दूसरा जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है वो आपकी कैप्सूल को इन्वेड कर जाता है। अब 71 MCQ में दिया हुआ है कि जो टॉल यंग गर्ल थी उसको सिक्रीशन हो रही है उसकी ब्रेस्ट से, मतलब उसके प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हुए में, एंटी प्रोलैक्टिनोमा है उसको, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन से सेल्स ज़्यादा होंगे? तो ईओसिनोफिलिक सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं प्रोलैक्टिनोमा के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब 72 MCQ में दिया हुआ है कि एड्रीनलेक्टमी के बाद पेशेंट को सोडियम क्लोराइड की डिज़ायर होती है।
जब आपने एड्रिनल ग्लैंड रिमूव कर दिया तो सोडियम क्लोराइड का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन अब आपके सोडियम क्लोराइड को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो NaCl की डिज़ायर होती है पेशेंट की, उसका नमक खाने का दिल करता है एड्रिनलेक्टमी के बाद। 73 MCQ दिया हुआ है, फीमेल स्वेलिंग है फ्रंट ऑफ द नेक के ऊपर, हाइपोथायरॉइड है, डॉक्टर्स ने कहा, और उसको इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करें। हमने पढ़ा था कि जो हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस होता है उसमें जो है इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग हम कराते हैं और आपको फ्रंट ऑफ नेक के ऊपर स्वेलिंग भी मिलेगी, तो इसके लिए आप हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस इसकी डायग्नोसिस होगी और उसमें हाइपोथायरॉइडिज्म डेवलप होता है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के अंदर जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। और जो एक्सॉफ्थल मस होता है वो हमें इसके अंदर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ आपकी TSI और TGI हमने पढ़ा था कि ज़्यादा हो जाती है ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर। और लीडी है 75 MCQ में, विद लॉस ऑफ ब्लड हुआ 1500 ml, ACTH के लेवल उसके कम है, ACTH कम हो गया, ब्लड लॉस हुआ था, एड्रिनल ग्लैंड का साइज जो है वो 2 ग्राम हो गया, नॉर्मल जो एड्रिनल ग्लैंड का साइज होता है वो 4 to 5 ग्राम्स होता है। तो इसका मतलब है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो गई है, ठीक है। कॉर्टेक्स की एट्रोफी है क्योंकि कॉर्टेक्स से ही हमने पढ़े थे कि 3 जोन्स होते हैं कॉर्टेक्स के, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस आपके मेडुला के अंदर होता है। जो कॉर्टेक्स के जोन्स होते हैं उसमें फेसिकुलाटा और ग्लोमेरुलोसा होते हैं। तो जब आपका ACTH नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, या ACTH के लेवल्स का लो है, तो इसका मतलब है एड्रिनल ग्लैंड का साइज भी कम हो गया है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो जाएगी ACTH कम होने की वजह से। जब ACTH नहीं आएगा तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, तो एड्रिनल ग्लैंड की प्रोलिफरेशन नहीं होगी और एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है ACTH के लेवल कम हो जाने की वजह से। 76 MCQ में दिया हुआ है कि 30 ईयर ओल्ड पेशेंट थी, 70 kg, ब्लड प्रेशर उसका 140/90 है, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हुआ है, अब सोडियम भी ज़्यादा हुआ है और पोटाशियम कम हुआ है। तो ये कौन सिंड्रोम या प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। 77 MCQ में दिया हुआ है कि एक 4 साल का बच्चा है, उसकी आर्म का फ्रैक्चर हुआ, कैल्शियम उसका 6.8 है, कैल्शियम उसका जो है वो 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, वो कम है, 9 to 11 नॉर्मल होता है, और यूरिन का जो कैल्शियम है वो 50 है। BP का जब आपने कफ अप्लाई किया तो उसको टेटनी डेवलप हो गई है, BP कफ अप्लाई करने पे उसको टेटनी डेवलप हो गई है, मतलब उसको हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। और तो ये कॉज क्या होगी कि कैल्शियम के लेवल्स के कम हो गए, दैट इज़ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है ये 3 तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शियरी होता है। जो प्राइमरी होता है ना वो एडिनोमा या कार्सिनोमा की वजह से होता है, इसमें सीरम कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, फॉस्फेट के लेवल कम हो जाते हैं, पेशेंट को पेनफुल बोन्स होती हैं, रीनल स्टोन्स होते हैं, एब्डोमिनल ग्रोन्स होते हैं, साइकिक मोन्स होते हैं। जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होते हैं वो क्रॉनिक रीनल फेलर या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलर के अंदर हमने पढ़ा था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होते हैं ना, इसमें आपके कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर कम होते हैं और फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा होते हैं। तो सिनेरियो के अंदर भी यही दिया हुआ था कि उसके जो कैल्शियम लेवल है ना वो कम है, ठीक है, कैल्शियम लेवल कम होंगे और फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा होंगे। यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर, और ये या तो रीनल फेलर की वजह से होता है या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और BP कफ लगाने पे अगर पेशेंट को टेटनी डेवलप हो रही है तो वो भी सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर आती है। मिक्सडीमा के अंदर थायराइड हार्मोन का टोटल लैक होगा, बिल्कुल भी थायराइड हार्मोन नहीं होता है मिक्सडीमा के अंदर। डायबिटिक गैंग्रीन क्यों होता है? गैंग्रीन बनता ही इसलिए है जब आपकी आर्टरीज के अंदर एरिथ्रोमास बन जाते हैं या आर्टरीज की ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से डायबिटिक गैंग्रीन के अंदर डायबिटिक गैंग्रीन में एरिथ्रोमास होते हैं आर्टरीज में। जो T4 होता है वो बाइंड करता है हमारी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के साथ। मोस्टली जो T4 ब्लड के अंदर होता है वो आपका थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के साथ बाइंड कर जाता है। 81 MCQ में पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल कम है, फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हुए हैं। जब आपने इंजेक्शन ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द साइक्लिक कैम इन द किडनी, ठीक है, कैल्शियम। अच्छा, अब इसमें सूडो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सॉरी, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर यही होता है कि आपके कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं और आपका फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है हाइपो में अंदर, ठीक है। अगर फॉस्फेट के लेवल, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा तो कैल्शियम के लेवल कम हो जाएंगे और फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर। अब 82 सिनेरियो दिया हुआ है कि 60 ईयर ओल्ड मेल था, उसके फ्रैक्चर हुआ है और ऑस्टियोप्रोसिस आपने डायग्नोज की। 60 ईयर्स ऑफ एज के अंदर ऑस्टियोप्रोसिस क्यों हो रही है? हमने पहले भी पढ़ा था कि एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी, एंडोक्राइन एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से या हार्मोनल इंसफिशिएंसी, हार्मोनल एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से ओल्ड एज वाले लोगों के अंदर ऑस्टियोप्रोसिस डेवलप हो जाती है।
एस्ट्रोजन के लेवल कम होना और एफएसएच के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं प्राइमरी हाइपोगोनाइडिज्म के अंदर। अगर आपको प्राइमरी हाइपोगोनाइडिज्म होगा तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा और एफएसएच जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्राइमरी हाइपोगोनाइडिज्म है, मतलब आपके जो मेन हार्मोन्स हैं वो कम है, एस्ट्रोजन कम होगा और एफएसएच आपका ज़्यादा हो जाएगा। प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर हाइपरकैलीमिया होता है। कौन सिंड्रोम के अंदर हाइपरकैलीमिया होता है? और 85 एमसीक्यू में दिया हुआ पेशेंट को मसल टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं थायरोइडेक्टमी के पहले दिन के बाद ही, तो हाइपोकैल्सीमिक टेटनी होती है कि कैल्शियम के लेवल्स कम हो गए थायराइड की सर्जरी के बाद, जिसकी वजह से उसको टेटनी डेवलप हो गई है। 86 एमसीक्यू में दिया हुआ है कि मैक्रोग्लॉसिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है, टंग एनलार्ज हुई हुई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गए हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो ये सोमैटोट्रॉप्स या फिर ग्रोथ हार्मोन की वजह से होगा। 87 एमसीक्यू में दिया हुआ है पेशेंट है, उसको सर पे चोट लगी थी, हेड इंजरी के बाद यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 70 हो गई है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 302 आफ्टर गिविंग वेजोप्रेसिन। अब हमने पढ़ा था कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है ना, उसमें आपकी जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का हमें ये तो पता चल गया कि ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है क्योंकि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। और जब आपने उसको वेजोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन दिया, एडीएच दिया, तो क्या हुआ, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, वेजोप्रेसिन नहीं है। मतलब सेंट्रल मसला है, आपके ब्रेन का कोई इशू है कि वेजोप्रेसिन देने से अगर तो पेशेंट की यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंप्रूव कर जाती है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस होगी। और वैसे भी हेड इंजरी हुई है तो हेड इंजरी के अंदर भी सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। हेड इंजरी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में। 89 एमसीक्यू में दिया हुआ है, एक पेशेंट है, उसका पूरा कंट्रोल हुआ है ब्लड शुगर का, अब उसको एडीमा डेवलप हो गया। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर एक तो शुगर का पूरा कंट्रोल है, जो एडीमा की जो कॉज होती है ना, वो एल्बुमिन की कमी होती है। जब भी आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाएंगी तो एडीमा डेवलप हो जाते हैं। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस के अंदर एंटी थायरोग्लोबिन और एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। कीटोन बॉडीज ज़्यादा हो जाती है जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो इंसुलिन होती है वो एंटी कीटोटिक होती है, ग्लूकागॉन कीटोजेनिक है, तो जब इंसुलिन नहीं होगी तो कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। एडिसन डिसीज के अंदर पेशेंट मेडिकल इमरजेंसी के अंदर कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करता है। हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, अगर ये 3 से 4 दिन तक की डेफिशिएंसी रहे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एडिसन डिसीज के साथ पेशेंट जो है वो एडिसोनियन क्राइसिस जब कहते हैं कि पेशेंट कॉमा के साथ प्रेजेंट करता है। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एग्स ऑफ थैलेमस के अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो टीएसआई और टीजीआई होती हैं। और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस का लीजन था, एडीएच जो है वो अब नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा, यूरिन के अंदर आपका वाटर ज़्यादा आएगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी और डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब पेशेंट को बोन पेन्स हैं और पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल ज़्यादा हैं। दिस इज मोस्टली रेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल ज़्यादा होना और बोन पेन होना। ज़्यादातर ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल ज़्यादा होना और बोन पेन सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के अंदर होता है। जो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होता है उसके अंदर पेशेंट के पैराथायरॉइड हार्मोन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और पेशेंट को बोन पेन होते हैं।